कैसे हो सकता है कि एक मार्केटिंग कैंपेन इतनी बिगड़ जाए कि उसमें लोगों की जानें चली जाएं? आज हम एक ऐसी ही हैरानकुन कहानी देखने वाले हैं जब पेप्सी का एक मुकाबला फिलिपाइन में कौमी सानेहा बन गया। चलिए शुरू करते हैं। मतलब एक सोडा कॉन्टेस्ट और 5 मौतें, कैसे? देखें, ये कहानी सिर्फ एक कॉर्पोरेट गलती की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उम्मीद की, फिर उस उम्मीद के टूटने की, और फिर उस गुस्से की जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया था। चलें 1992 के फिलिपाइन चलते हैं। वहां पेप्सी ने एक ऐसी प्रमोशन लॉन्च की जिसका नाम था नंबर फीवर। और ये जनाब कोई आम मुकाबला नहीं था, ये तो लाखों लोगों के लिए एक बेहतर जिंदगी का सपना था, एक ऐसी उम्मीद जो आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई। इस कॉन्टेस्ट का आइडिया बहुत ही सिंपल लेकिन ब्रिलियंट था। सोचें, रोज शाम को न्यूज़ पर एक विनिंग नंबर अनाउंस होता था और करना बस ये था कि पेप्सी की बोतल के कैप के नीचे देखना था। अगर वही नंबर निकल आया तो बस किस्मत खुल गई, एक जबरदस्त कैश प्राइज आपका हुआ। और इनाम कितना था? पूरा 1 मिलियन पैसों। इसको इस तरह समझें कि 1992 में ये तकरीबन 40,000 अमरीकी डॉलर्स के बराबर थे। ये वो रकम थी जो एक आम फिलिपिनो फैमिली की सिर्फ जिंदगी नहीं बल्कि नस्लें बदल सकती थीं। गुर्बत का खात्मा, हर ख्वाब की तकमील। तो ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये तो पेप्सी की हर बोतल के साथ एक लॉटरी टिकट था। और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि पेप्सी के मुताबिक मुल्क की आधी आबादी यानी 50% लोग इस मुकाबले में शामिल थे। लोग पागल हो गए थे, ढक्कन जमा करने के लिए कचरे के ढेर तक खंगाल रहे थे। हर घर में पेप्सी कैप्स का खजाना मौजूद था। जब मुकाबला इतना हिट हो गया तो पेप्सी ने सोचा क्यों ना इसे और चलाया जाए, और इन्होंने इसे 5 हफ्तों के लिए एक्सटेंड कर दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह फैसला एक तबाही का पेशखेमा साबित होगा। बस एक नंबर और सब कुछ बदल गया। तो हुआ कुछ यूं कि जब कॉन्टेस्ट को एक्सटेंड किया गया तो वो कंप्यूटर प्रोग्राम जिसने विनिंग कैप्स सिलेक्ट करने थे उसमें आ गई एक गलती। और फिर आई 25 मई 1992 की वो शाम जब टीवी पर विनिंग नंबर अनाउंस हुआ, 349। अब यहां गलती का स्केल देखें कितना बड़ा था। पेप्सी का प्लान ये था कि पूरे कॉन्टेस्ट में सिर्फ 2 ग्रैंड प्राइज विनर्स होंगे, लेकिन रियलिटी क्या थी? कंप्यूटर ग्लिच की वजह से 6 लाख से भी ज्यादा कैप्स पर वो विनिंग नंबर 349 प्रिंट हो चुका था। और जैसे ही टीवी पर 349 का नंबर फ्लैश हुआ, पूरे फिलिपाइन में जश्न शुरू हो गया। लोग नाच रहे थे, रो रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। ये उनके ख्वाबों की ताबीर की रात थी जो आने वाले वक्त में एक खौफनाक ख्वाब बनने वाली थी। लेकिन इस वक्त इस बात का किसी को गुमान तक नहीं था। सोच कर देखें, सैकड़ों हजारों लोग एक ही रात में ये समझ रहे थे कि वो मिलियनेयर बन गए हैं। गलियों में, सड़कों पर, हर तरफ खुशी का एक तूफान था। लोग अपने विनिंग कैप्स हाथों में लेकर दीवानों की तरह पेप्सी के बॉटलिंग प्लांट्स की तरफ दौड़ पड़े, इस यकीन के साथ कि उनकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। उधर पेप्सी के हेड ऑफिस में सन्नाटा था। एग्जीक्यूटिव्स को फौरन अंदाजा हो गया कि कितनी बड़ी गलती हो गई है। आधी रात को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। हिसाब लगाया गया, अगर हर जीतने वाले को पैसे दिए तो कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा, वो दिवालिया हो जाएंगे। तो फैसला क्या हुआ? ब्लेम डाल दो कंप्यूटर ग्लिच पर और असल प्राइस के बजाय एक छोटी सी गुडविल पेमेंट ऑफर कर दो। और ये गुडविल ऑफर थी क्या? वादा था 1 मिलियन पैसों का, और ऑफर थी सिर्फ 500 पैसों की। मतलब जहां 40,000 डॉलर्स मिलने थे वहां सिर्फ $20 दिए जा रहे थे। ये तो बेइज्जती थी, एक मजाक था। लोगों ने इसे सीधे सीधा धोखा समझा। इसे अगर परसेंटेज में देखें तो ये असल इनाम का सिर्फ 0.05% था। 0.05%। इस ऑफर ने लोगों की खुशियों को, उनके सपनों को एक झटके में गुस्से में बदल दिया। उन्हें महसूस हुआ कि उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया है, उन्हें धोखा दिया गया है। और उसके बाद मामलात बहुत खराब हो गए। पूरा मुल्क पुरतशद्दद एहतजाज और फसादात की लपेट में आ गया। पेप्सी के ट्रक्स को बम से उड़ाया जाने लगा, फैक्ट्रीज पर मोलोटोव कॉकटेल से हमले हुए, और इस सबके बीच 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और दर्जनों जख्मी हुए, एक मुकाबले की वजह से। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी जा रही थी, अब ये अदालत तक पहुंच चुकी थी। हजारों विनर्स ने मिलकर एक तंजीम बनाई और इंसाफ के लिए एक लंबी 10 साल तक चलने वाली कानूनी जंग शुरू की। ये दाऊद और जालूद की लड़ाई जैसी थी, आम लोग एक ग्लोबल कॉरपोरेशन के खिलाफ। इस ग्रुप का नाम था कोएलिशन 349,
और इन्होंने पेप्सी पर $400 मिलियन से भी ज्यादा का मुकदमा कर दिया। ये वाकई एक छोटी सी जमात की एक पहाड़ जैसी कंपनी के खिलाफ जंग थी। लेकिन ये कहानी यहाँ और भी अजीब और संगीन हो जाती है। इस मामले में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। एक पुलिस ऑफिसर ने गवाही दी और इल्जाम लगाया कि पेप्सी ने एहतजाज करने वालों को बदनाम करने के लिए अपने ही ट्रक्स पर हमले करवाए थे। इल्जाम यह था कि पेप्सी ने किराए के गुंडे हायर किए, उन्हें प्रोटेस्टर्स के ग्रुप में शामिल किया ताकि वो फसादात कर सकें और इल्जाम प्रोटेस्टर्स पर आ जाए। तो सवाल ये उठता है, क्या पेप्सी वाकई इतना नीचे गिर सकती थी कि अपने ही ट्रक्स पर बम फेंकवा दे सिर्फ प्रोटेस्टर्स को फंसाने के लिए? जाहिर है ये एक बहुत संगीन इल्जाम था। पेप्सी के लॉयर्स ने इसे फौरन रद्द कर दिया, लेकिन इस इल्जाम ने कहानी को एक नया और भी खौफनाक रुख दे दिया। तो इतने सालों की कानूनी लड़ाई, इतने एहतजाज, इन सब का अंजाम क्या हुआ? चलें देखते हैं कि इस नंबर फेवर की कहानी का इख्तिताम कैसे हुआ। अफसोसनाक तौर पर कानूनी अंजाम बहुत मायूसकुन था। लगभग तमाम सिविल सूट्स और क्रिमिनल कंप्लेंट्स डिसमिस कर दिए गए और फिर 2006 में सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला आया कि पेप्सी इस पूरे मामले में लापरवाही की मुजरिम नहीं थी। तो इतनी तबाही, 5 मौतें, हजारों लोगों के टूटे हुए ख्वाब, इस सब के बाद पेप्सी को सजा क्या मिली? सिर्फ 1.5 लाख पैसों का जुर्माना। ये रकम इंसानी जान की कीमत और एक कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी के दरमियान जो फर्क है उसे साफ साफ दिखाती है। हाल ही में पेप्सी ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, हमें फिलीपीन के लोगों को हमारी गलती से पहुंचने वाली तकलीफ और अजियत पर गहरा अफसोस है। इनका यह अफसोस का इजहार इस वाक़े के तकरीबन 30 साल बाद आया है। और यहीं आकर यह कहानी हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। जब एक बड़ी कॉरपोरेशन की गलती की कीमत इंसानी जानों से चुकानी पड़े तो अकाउंटेबिलिटी या एहतिसाब की शक्ल क्या होनी चाहिए? क्या हमारा कानूनी निज़ाम इतनी ताकतवर कंपनियों को जवाबदार ठहराने के लिए काफ़ी है? इसका कोई आसान जवाब नहीं, लेकिन ये वो सवाल है जो आज भी उतना ही अहम है जितना उस वक्त था।